सबसे बड़ी स्किल दुनिया की इंटरपर्सनल स्किल। आपको हर किस्म के बंदे के सामने बात करनी आनी चाहिए। इंजीनियरिंग में ऐसी ओंगे बोंगे बच्चे होते हैं, उनके मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़े एस्थेटिकली अच्छे दिखने में हो। इंजीनियर्स हमेशा फक्कड़ दिखता है। मैं खुद हूँ इसलिए मैं उनकी लड़ाई कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग में तो लड़कियाँ ही नहीं होती, उस जमाने में नहीं थी। 62 लड़के थे हमारे क्लास में, एक खातून थी। आप समझ लीजिए, बहुत गहरा दुख है आपका। बहुत बड़ा दुख है भाई। जो फॉर्मिंग ईयर्स में टीचर्स होते हैं ना, उनको आपकी पर्सनैलिटी बनानी होती है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स को आपकी पर्सनैलिटी पे काम करने की जरूरत नहीं है। उसमें मथुरा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंडिंग थी, उसमें मेरा कसूर नहीं, उसमें आप ही का कसूर है। शो की गहराइयों में चले जाएं। कि बहुत सारी एडल्ट चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें आप डिजिटल पे करते थे वो टीवी के ऊपर नहीं करते। तो ऐसा कुछ तो था जो शायद गलत हो रहा था और वो मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर नहीं हो सकता, या आपने कुछ इवॉल्व किया। तो इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीवी पे नहीं हो सकती और डिजिटल मीडियम्स पे होती हैं। उनका ताल्लुक वल्गैरिटी से होता भी नहीं है। वो अक्सर सियासी बातें जो डिजिटल पे हो सकती हैं टीवी पे नहीं हो सकती, तो वो वल्गर थोड़ी होती हैं। जो वल्गर है वो तो वल्गर ही रहेगा ना, जो चीज़ वल्गर रहेगी। इसको तो डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। टीवी पे वो कट लगता ही नहीं है, अभी भी जो है कट लगता ही नहीं है। मतलब टीवी का और डिजिटल का मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ कट्स होते हैं। अच्छा। टिपिकल इंडियन प्रोपेगेंडा। लियारी को जिन्होंने दिखाया, तो लियारी में अगर कोई इंडियन रह रहा होता ना, बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैं जाके वहाँ खाना वाना खा के नीचे उतरा तो देखा बाहर बहुत लड़के बच्चे खड़े हुए हैं मोटरसाइकिलों पे। अब कराची में ये मंजर, लाहौर में हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे फैन आए होंगे। कराची में बिल्कुल अलग लगता है ये। वहाँ क्या लगता है? भाई क्या हो गया, मैंने कुछ कर दिया है। पर इसमें बैकलैश नहीं आता काइंड ऑफ, जिस तरह से अथॉरिटी की तरफ से? बहुत से भी करते हैं कि हेट को किस तरह डील करें। कुछ कमेंट्स बहुत हर्ट कर जाते हैं। जैसे हम कोई अच्छी बात करते हैं किसी के बारे में, तो वो लिखते हैं मारूफ जियो के मारूफ एंकर ताबिश हाशमी ने फलां चीज कही। अगर हम उसी पार्टी की थोड़ी बजा दें तो कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन ताबिश हाशमी ने ये कह दिया। हमारे हिस्से में वो खबर आई, हमने ठकाठक अपनी अच्छी उर्दू में तलफ़ुज़ के साथ काफ काफ गाफ सब सही करके खबरें पढ़ दी। लोगों ने क्या फ्रेम किया कि जियो ने कॉमेडियन से ये खबरें पढ़वा कर टॉन्ट करवाया। मुल्क था उन लोगों को बचाने के लिए। जब से बनाए लोग मुल्क को बचाए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना यार, अमेरिका जाके वो टैक्सी चला रहा है। अगर पाकिस्तान में 6 लाख रुपए मिलने लगे महीने के टैक्सी चलाने के, तो आप में से सारे लोग, मैं समझ फौजान, टैक्सी चला रहे होंगे। पैसा और थोड़ी सी पावर, क्योंकि मैं मीडिया पे आता हूँ, लोग जानते पहचानते हैं, काम हो जाते हैं। शो अगर बंद हो जाए वापस चले जाएंगे? हाँ, मेरी उम्र के लोगों को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए, और मुझे ये लगता है, क्योंकि हम वी आर नॉट मैच्योर इनफ। हर किसी को बोलेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये। पूरे पाकिस्तान में खबरें जो है ना, सबके पास अंदर की होती है। और फौजान से पूछेंगे तो ये भी तो अंदर की खबर आपको बताएंगे। मुझसे भी पूछेंगे, मैं भी अंदर की खबर जिसके पास है वो झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया जो है वो काफी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करता है यूथ के अंदर, कि जैसे 23 या 24 की एज के अंदर अपना घर बना लो, गाड़ी वगैरह। कहीं पे आप इस चीज के विक्टिम थे कि आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना है अचीव? जब मैं अकेला होता था ना, छोटी उम्र से, मैं किसी ना किसी से खिताब कर रहा होता था। अच्छा। कौन सी किताब? मैं कौन से भी खिताब कर चुका हूँ। इंजीनियरिंग है, MBA भी 2 चीजों में किया हुआ है, नौकरी भी 15 साल सप्लाई चेन में की, और पढ़ाई भी है। उसकी वजह से अपेरेंटली तो कुछ भी नहीं लगता कि इन चीजों का इससे क्या लेना देना। जो कॉन्फिडेंस है ना मेरे अंदर कि मैं अगर ये ना रहा तो मेरे पास क्या कुछ है करने को, वो कॉन्फिडेंस मुझे ड्राइव करता रहता है। सस्टेनेबल करियर बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पीछे, आपके दिमाग के पीछे कुछ एक्सपीरियंसेस हों। अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, लाइफ के एक्सपोजर नहीं है इम्प्रूव्ड लोगों में बैठने का, तब तक आप एक सस्टेनेबल करियर बनाने में मुश्किल पेश आएगी आपको। He is silent because he is nothing but a dead piece of flesh, and his static lifeless eyes stare up and cry for the heaven to interfere. ऐसे स्पीच स्टार्ट होती है। कैसा रहा इवेंट आपका रात का? बहुत अच्छा रहा। रात का मतलब बता दें कल रात का? कल रात का बहुत अच्छा इवेंट रहा। प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैंड अप शोज एवर इन लाहौर। 900 लोग से ऊपर लोग थे वहाँ पर। अच्छा। और बहुत प्यार से आए हुए थे। और लाहौर कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? लाहौर की कुछ समझ आई आपको? लाहौर में मजा आ रहा है? बहुत अच्छा ट्रीट हो रहा हूँ भाई, तभी रह रहा हूँ और वहीं रहना भी चाहता हूँ। आई वुड लव टू कंटिन्यू लिविंग इन लाहौर। अच्छा। हाँ, पहले से जब से मैं स्टूडेंट लाइफ में लाहौर आ रहा हूँ, तब से ही मुझे लाहौर बहुत पसंद था। और मेरे दिमाग में वो नहीं बायस आता था, तो अक्सर कराची से आने वालों में आ जाता है कि यार वो मजा नहीं है जो कराची में। अब शायद ये आर्ग्यूमेंट भी खत्म होता चला जा रहा है। अब कराची के लोग यहाँ आते हैं तो बड़े इम्प्रेस्ड वापस जाते हैं। और कोई अगर आपको कोई कराची वापस चले जाए तो आगे से आप क्या अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं कहूँगा, सॉरी कहूँगा बस। अच्छा अच्छा, चल अच्छी बात है। तो भाई खैर सवाल मैंने नहीं करने, ऑडियंस हमारे पास मौजूद है, डायरेक्टली इनके पास चलते हैं। टाइम भी आपके पास कम है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो भी पहला क्वेश्चन आप में से करना चाहे हाथ खड़ा करें, माइक आप यहीं पे है, कर लें जो भी आप पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम।
So basically, I know कि आपने Bachelor's of Engineering की हुई है and then you did MBA. जी, So जी. what was the like turning point when you shifted from desi safe career to like that intrigued me that you shifted to जी. pursuing your passion. What was the journey? जर्नी ऐसी थी कि इट वाज ऑलवेज विद मी। जो मैं करता था स्टैंड अप कॉमेडी, मैं नौकरी के साथ भी करता था, और वो मैं इसीलिए मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, तो मैं लाइव परफॉर्म करता था मगर उनको रिकॉर्ड करके पब्लिश नहीं करता था कभी भी। तो उस वजह से लोगों को लगता था शायद मासेस को पता नहीं है कि ये काम मैं 2009 से कर रहा हूँ, लेकिन ये साथ में चल रहा था। इसी को देखकर किसी ने मुझे यूट्यूब का शो ऑफ़र किया, उस यूट्यूब के शो को देखकर टीवी ने मुझे ये शो ऑफ़र किया, मगर जो मेरी करियर बनाने में है वो स्टैंड अप कॉमेडी उसका किरदार है। तो जब वो इतना बड़ा हो गया ये सब कि अब मुझे लगने लगा कि मैं नौकरी बिला वजह में कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, और उसकी वजह से ये करियर अब ये बड़ा हो चुका है। तो फिर मैंने बहुत ही सेफ शिफ्ट था, ये कोई लीप ऑफ फेथ नहीं थी कि मैं सब छोड़ के आ गया हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं घर बना चुका था, मैं अपने फैमिली को सेव कर चुका था, और उसके बाद मैंने फिर वो किया जो बेसिकली मुझे करना था। हाँ, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी वो करने के लिए जो मुझे खुद करना था। आपके यहाँ से पहले तभी यहाँ डिस्कशन हो रही थी कि एक बच्चा कहता है कि क्वेश्चन में करेंगे, वो मैं ही कर लेता हूँ। खैर के बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं मीडिया, प्रोडक्शन, एथिक्स, ये वो, और हम देखते हैं कोई मैट्रिक पास उठता है या कोई भी उठता है और वो बहुत अजीब से तरीके से वायरल हो जाता है। तो हम इनको ये समझाने का ट्राई करते हैं कि वायरल होना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, हमसे सबसे बेहतर जानते हैं। कंटेंट इंडस्ट्री में जो नए लोग आ रहे हैं या इस तरह जो पढ़ के आना चाह रहे हैं, इनके लिए कोई फ्यूचर है या फिर ये डिसेंट काम से अपनी जगह नहीं बना सकते हैं? यार अब जैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ या एक टीवी पे शो करता हूँ, मैंने पढ़ाई की भी 18 साल, एक इंजीनियरिंग है, एमबीए भी 2 चीज़ों में किया हुआ है, नौकरी भी 15 साल सप्लाई चेन में की और पढ़ाई भी है। उसकी वजह से अब अपेरेंटली तो कुछ भी नहीं लगता कि इन चीज़ों का इससे क्या लेना देना कॉमेडी से और शो करने से, मगर अब जो कॉन्फिडेंस है ना मेरे अंदर कि मैं अगर ये ना रहा तो मेरे पास क्या कुछ है करने को, वो कॉन्फिडेंस मुझे ड्राइव करता रहता है। उसकी वजह से दिमाग में ख्यालात आते हैं, किसी से बात करने का डर नहीं लगता कि भाई ये क्या ही उखाड़ लेंगे हमारा, ये कॉन्फिडेंस। अच्छा, अगर ये सब चीज़ें ना हो तो बंदे के पास सहारे रहते हैं ओके चीज़ें करने के, कि यार मैं फलां चीज़ कर लेता हूँ, ये वाला डांस, इस तरह से अपेयर हो जाता हूँ। वो आपकी एजुकेशन का बुरा सब्सिट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि शुगर का सब्सिट्यूट फलां चीज़ है, तो वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह अगर, तो इसी तरह से एजुकेशन का सब्सिट्यूट है बिल्कुल ही जहालियत। सही है, उसका सब्सिट्यूट है, उससे भी मशहूर हो जाता है बंदा, बहुत जाहिल भी मशहूर हो जाता है, बहुत अक्लमंद भी मशहूर हो जाता है। ये आपकी चॉइस है, आपको जो करना है कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ है, सस्टेनेबल शोहरत जो है वो हमेशा किसी ना किसी काबिल आदमी को ही मिलती है। सस्टेनेबल शोहरत जो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगी। ये जो चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें जिनसे आपको अभी लगता है कि यार फलां शख्स ने सिर्फ फलां किया और वो इतना मशहूर हो गया, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 20 साल बाद, 10 साल बाद उनको कोई नहीं जानता होगा। सस्टेनेबल नहीं है वो। तो सस्टेनेबल करियर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पीछे, आपके दिमाग के पीछे कुछ एक्सपीरियंसेस हों। अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, लाइफ के एक्सपोजर नहीं है, मुख्तलिफ लोगों में बैठने का, मुख्तलिफ आपसे इम्प्रूव्ड लोगों में बैठने का, तब तक आप एक सस्टेनेबल करियर बनाने में मुश्किल पेश आएगी आपको। और ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी नौकरी में आप जाएंगे, आपका एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल आप नौकरी में गए और आप सब वहाँ पर आपके जितने ही पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे आपको जो चीज़ इंप्रूव करके देगी ना कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आप इन जैसे लोगों में बैठे हैं, पहले नहीं बैठे। आप जहाँ जैसे होता है ना कि हम जैसे मॉडल टाउन में रहते हैं तो हम किसी हल्के इलाके में नहीं किसी से बात की हुई, या हल्के इलाके में रहते हैं तो किसी बड़े से नहीं बात की हुई। सबसे बड़ी स्किल दुनिया की इंटरपर्सनल स्किल। आपको हर किस्म के बंदे के सामने बात करनी आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी बर्गर लड़के के सामने बैठे तो आप भी बर्गर हो जाएं, नहीं, अपनी ओरिजिनल सेल्फ को रखते हुए उसको किस तरह से आपने। हम जब इंजीनियरिंग करके निकले, इंजीनियरिंग में ऐसे ओंगे बोंगे बच्चे होते हैं, उनके मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़े एस्थेटिकली अच्छे दिखने में हो। इंजीनियर्स हमेशा फक्कड़ दिखता है। तो मैं खुद हूँ इसलिए मैं लड़ाई कर सकता हूँ। तो जब हम ये सब करके IBA गए, IBA समझ ले वहाँ पंजाब में लम्स है, तो वहाँ उस इलाके में IBA है, तो वहाँ गए तो वहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है, सभी अंग्रेजी बोलने वाले लोग, लड़कियाँ लड़के आपस में बातें कर। हमें तो इंजीनियरिंग में तो लड़कियाँ ही नहीं होती, उस ज़माने में नहीं थी। 62 लड़के थे हमारे क्लास में, 1 खातून थी। आप समझ लीजिए, बहुत गहरा दुख है आपका। बहुत बड़ा दुख है भाई। नहीं, अब सोचिए। तो वो और ये इसके बाद हम IBA गए। अब वहाँ पर शुरू में तो लगा यार वो जो एक हमारी
पावर थी सर सैयद में वो तो अब रहेगी नहीं है, यहाँ तो बर्गर खा जाएंगे हमें। मगर हम अपने ओरिजिनल रहे, जो हमारी कॉमेडी का तरीका था, लोगों की जुगते चीज़ें लेने का, वो हम, लेकिन उन जुगतों और चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया हमने, थोड़ी पढ़ाई डाल ली उसके अंदर, थोड़ा सा कुछ उनकी टर्मिनोलॉजीज भी डाल ली, रखे ओरिजिनल। तो उन्होंने रिकग्नाइज किया यार ये लड़का बड़ा। तो अपनी ओरिजिनल सेल्फ आपने बरकरार रखनी है। अगर ओरिजिनल सेल्फ बहुत थकी हुई है आपकी तो उसको फिर निकाल दीजिए अपने अंदर से। इम्प्रूव करना हमेशा लाइफ में हर वक्त इम्प्रूव करने की वो रखी है। और भी बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं कि लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी को ताला लगाओ, ये आजकल कुछ नहीं दे रही है, स्किल सीखो, डिप्लोमा करो और चले जाओ। लेकिन और दी अंदर बहुत से लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यूनिवर्सिटी का अपना एक रोल है, उसकी अपनी ग्रूमिंग के अंदर। तो ये जो बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, इसका जवाब आप बिल्कुल फ्री दीजिएगा, इस अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जो भी आपके ओपिनियन है। तो यूनिवर्सिटी का रोल है या यूनिवर्सिटी के रोल्स जो है वो ऑब्सोलीट हो रहे हैं आने वाले? यार कोविड ने, पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड यूनिवर्सिटी की जो एक एस्टेब्लिशमेंट है उस पर असर तो पड़ा है। और ना सिर्फ ये कि बल्कि जो लोग ऑफिस जाते थे, ऑफिस का कल्चर होता था, वो उस पर भी असर पड़ा है। वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम जब से आई है तो लोगों के लिए पैरेलल। लेकिन वर्क फ्रॉम होम यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की होनी ही नहीं चाहिए तालीम, स्किल सीख लो। तो अब क्या हुआ कि बच्चों ने जब से ये तालीम घर पे बैठकर हासिल करना शुरू की, उनको लगा हाँ यार यूनिवर्सिटी हम शायद बिलावजे में ही जा रहे थे, तो ये एक आया। अब क्योंकि जो यूनिवर्सिटी नहीं भी जा रहे हैं, वो जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं या क्लासेस फ्रॉम होम जो हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि वो किताब तो पढ़ लेते हैं मगर वो जो माहौल था, जो इंटरेक्शंस थी, जो शरारतें थी, जो फंसना था, जो असाइनमेंट का प्रेशर था, जो टीचर से बहस थी, वो तो कुछ नहीं हो रहा अब। तो वो क्योंकि आपको जैसा कोई नहीं मिल रहा, आपको, आप अकेले आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं। अब आपको मुकाबला ही कोई नहीं है कि यार फलां ज़्यादा एक असाइनमेंट पूरा करके लाया है या फलां ज़्यादा शरारती है या फलां। ये जो एक पूरा कल्चर होता था ना यूनिवर्सिटी का, वो ड्राइव, हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े, IBA में पढ़े, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम सर सैयद भी गए, हम IBA भी गए, हम हबी पब्लिक में पढ़े, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के। IBA जब हम गए तो 15,000 लोगों ने हमारे साथ टेस्ट लिया IBA का, उसमें से 88 लोग सेलेक्ट हुए। 88 सेलेक्ट हुए और हमारे टीचर्स भी थे जिन्होंने हमें इंजीनियरिंग पढ़ाई थी, वो भी हमारे साथ IBA का टेस्ट देने फेल हो गए। वो हम सर सैयद के सिर्फ 2 लड़के वहाँ पे पहुँचे। तो अब हमने वहाँ पर जाके जो सीखा वो ये था कि किताबें वही थी जो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, जो यहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी थी, मगर जो टीचर से बात, इंटरेक्शन थी, जो बहस थी, इख्तलाफ राय रखना था, इतने पढ़े लिखे लड़के आए हुए थे, इतने इंटेलिजेंट, उनसे जो उनको हम देखते थे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं होती। तो उससे एहसास हुआ कि हमें क्या नहीं आता। ये रोल है यूनिवर्सिटी का। तो ये रोल है। ये किताबें तो देखिए आप क्या है, ChatGPT को आप स्कैन करेंगे, भाई इसको 5 साल की उम्र के बच्चे की तरह समझा दो, वो समझा देगी, वो तो है ही नहीं रेलेवेंट। और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में टीचर्स अपने आप को टीचर भी नहीं कहते, वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कोर्स इंस्ट्रक्टर। वो आपसे उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपको चीज़ सिखाएंगे, वो नहीं होनी चाहिए, वो फैसिलिटेट करेंगे आपको समझने में। दैट्स इट। यही टीचर का वहाँ पे यूनिवर्सिटी में रोल भी होता है। ये जो फॉर्मिंग ईयर्स में टीचर्स होते हैं ना, उनको आपकी पर्सनैलिटी बनानी होती है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स को आपकी पर्सनैलिटी पे काम करने की जरूरत नहीं है, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट एज। वहाँ पर आपकी इंटरेक्शंस, आपके दोस्त यार, ये वो शरारतें, आपके बेवकूफ़ी के प्यार, आपके बेवकूफ़ी के ब्रेकअप, ये सब आपकी पर्सनैलिटी ड्राइव करते हैं। वहाँ पर आप सीखते हैं कि ये चीज़ ठीक भी है, नहीं है, ये सब चीज़ें ड्राइव करती हैं। वो हो नहीं पाती बगैर यूनिवर्सिटी। स्किल आप सीख लेंगे, जो स्किल सीखता है ना वो टीम वर्क नहीं सीख पाता अक्सर। वो स्किल सीख रहा है बस, अब वो ये नहीं पता ग्रुप में बैठकर प्रोजेक्ट बनाना था, एक फ्री लोडर भी होगा, एक सारे काम कर रहा होगा, एक से पैसे इन्वेस्ट कर रहा होगा, ग्रुप में यही फॉर्मेशंस होती हैं, तो उसको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। तो लीडरशिप स्किल नहीं आ पाती जब तक आप ह्यूमन एनवायरनमेंट में ना पढ़े। दैट इज वेरी तो ये है बस, ऐसे ही है। वो बड़ा अच्छा आंसर हमने दिया। आप अगला क्वेश्चन किसने करना? जी प्लीज अब्दुल्ला, आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपकी जो सी मतीरा के साथ एपिसोड थी वो बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। क्या अगर वो एपिसोड ना होती तो क्या आप आज यहाँ होते? सारा पढ़ा लिखा माहौल खराब कर दिया तुमने। नहीं, सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है। मैं बिल्कुल अच्छा, बहुत बड़ा किरदार है उसका। ये होता ये है कि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि वो टू बी ऑनेस्ट के सीजन 3 की एपिसोड, सीजन 3 की टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले 44 एपिसोड्स हुई हैं टू बी ऑनेस्ट की। उसमें से 44 में से 38 एपिसोड्स ट्रेंडिंग नंबर 1 पे गई थी। उसमें मथीरा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंडिंग थी। उसमें मेरा कसूर नहीं, उसमें आप ही का कसूर है, ठीक है, मेरा तो नहीं है। मैं तो अच्छा, दूसरी ये कि उसकी उसकी डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट थे। वो एपिसोड एक लीक हो गई थी रिलीज होने से पहले। तो जो करता धरता था नाशपाती के, उन्होंने कहा भी भाई लीक हो चुकी है, तो अगर हम वही वाली एपिसोड दोबारा लगा देंगे, वही कट, तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। तो उन्होंने पूरी अनकट एपिसोड लगा दी।
अनकट एपिसोड लगा दी, जिसमें मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि ना लगे वो, मेरी तो ये था कि यार मुझे डर लग रहा था उससे, बट वो वायरल हो गई। अब वो वायरल हो गई तो उससे दो चीज़ें हैं, मथीरा ने उसके बाद भी कई बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, किसी ने वो वायरलिटी हासिल नहीं की इंटरव्यू में। तो इट वॉजंट जस्ट अबाउट कि वो मथीरा का इंटरव्यू था, वो उस शो में आई थी और लोग वो देखना चाहते थे इस शो पे आगे क्या करेंगी, वो उसका कॉम्बिनेशन उसकी वायरलिटी की वो थी। टू बी ऑनेस्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हसना मनाए को 4 साल हो गए होते होते, लेकिन 4 साल में अभी हमने कराची के मेयर का इंटरव्यू किया तो वो ऐसा लगने लगा कि हसना मनाए आज ही से स्टार्ट हुआ है। तो एक स्टोरी होती है, मगर हाँ हर जैसे वसीम अकरम की आप बात करेंगे, उन्होंने कितनी विकेट्स ली हैं, लेकिन जब वसीम अकरम की बात होगी तो कहेंगे यार वो 92 में उन्होंने 3 विकेटें जो ली थी वर्ल्ड कप जितवा गई। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी वसीम अकरम ने 3 बॉलिंग कराई हैं। तो इसी तरह से मथीरा की करियर को बूस्ट देने में बहुत काम आई हो, इसमें देयर इज नो डाउट, मगर दैट इज नॉट माय एंटायर करियर। ऐसे लेकिन सब क्वेश्चंस का ये है कि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं एडल्ट के उसके ऊपर, आप बहुत सारे रिस्पॉन्ड भी कर चुके हैं कि बहुत सारे एडल्ट चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें आप डिजिटल पे करते थे वो टीवी के ऊपर नहीं करते। तो ऐसा कुछ तो था जो शायद गलत हो रहा था और वो मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर नहीं हो सकता, या आपने कुछ इवॉल्व किया, तो इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीवी पे नहीं हो सकती और डिजिटल मीडियम्स पे होती हैं, उनका ताल्लुक वल्गैरिटी से होता ही भी नहीं है। वो अक्सर सियासी बातें जो डिजिटल पे हो सकती हैं टीवी पे नहीं हो सकती, तो वो वल्गर थोड़ी होती हैं। लेकिन जो वल्गर है वो तो वल्गर ही रहेगा ना, जो चीज़ वल्गर रहेगी, बिल्कुल वल्गर रहेगी, और मतलब इसको तो डिफेंड भी नहीं करना चाहिए कि जो वल्गर है। तो आपने वक्त के साथ कुछ इवॉल्व किया या पॉलिसी आपकी शुरू दिन से यही है, या आपने वक्त के साथ कुछ इवॉल्व किया, कुछ सीखा इस जिंदगी में? हर किसी को अगर नहीं किया होता इवॉल्व तो फिर तो मैं अब यहाँ तक होता भी नहीं। तो वो एवोल्यूशन ही आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप ना एवॉल्व करें तो आप वहीं रह जाएंगे जहाँ पे आपकी पीक आ गई थी बस। तो एवॉल्व तो किया बहुत सारी चीज़ें, अभी हम टू बी ऑनेस्ट देखते हैं तो हम शायद अब दोबारा कर भी नहीं पाएंगे, मतलब नेचुरली नहीं हो पाएगा क्योंकि आप एवॉल्व्ड। आई एम नो मोर दैट पर्सनैलिटी। टीवी पे टीवी एक अब तो नहीं है, बाय चॉइस ही हो चुका है क्योंकि इतने चैनल्स हैं। अब वो टीवी के बारे में ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि टीवी जो है वो बाय चॉइस मीडियम नहीं है, वो तो बस लगा हुआ है सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब टीवी पे 200 से ऊपर चैनल्स हैं, अब वो बाय चॉइस हो चुका है। अब वो टीवी भी नहीं रहे जिनमें हमारे ज़माने में टीवी में रिमोट नहीं होते थे, तो अक्सर सुस्ती की वजह से एक ही चैनल देखना पड़ता था कि उठ के चैनल चेंज करना पड़ेगा बटन दबा के। अब तो रिमोट है, अब तो हज़ारों चैनल टीवी पे आ सकते हैं, तो वो बाय चॉइस हो चुका है। इट इज़ जस्ट लाइक यूट्यूब, इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज द चैनल। तो टीवी पे बहरहाल जो भी क्रिटिसिज्म हसना मनाए पे कभी हुआ है तो वो लोगों ने क्लिप्स देखकर, टीवी देखकर, वो क्लिप्स देखकर या यूट्यूब पे देखकर ही किया। टीवी पे वो कट लगता ही नहीं है। तो अगर हम एहतियात करते भी हैं बहुत सारी, अभी भी जो है कट लगता ही नहीं है, मतलब टीवी का और डिजिटल का मुख्तलिफ होता है? मुख्तलिफ कट्स होते हैं। अच्छा। टीवी पे लगता है 30-35 मिनट का, और डिजिटल पे लगता है 50 मिनट्स का, तो अनकट वर्जन होता है। उसी पे लोग कहते हैं ये देखिए आप टीवी पे क्या हो रहा है, टीवी पे तो वो हो ही नहीं रहा। सही हो गया, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने करना जी? एक क्वेश्चन है कि आप इतने ज़्यादा इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं, एक्टर्स को बुलाते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, तो आपने कभी डक्की भाई को क्यों नहीं बुलाया? साथ हाँ, साद उनका नाम मतलब मशहूर तो डक्की भाई से ही है वो। भी क्यों नहीं बुलाया? अच्छा, मेरे हाथ में अकेले में नहीं है ये अगर ये हो कि सब समझते हैं कि मैं ही बुलाता हूँ गेस्ट को, मैं नहीं बुलाता हूँ। अच्छा, इसमें तो सबसे लीस्ट इनपुट मेरा होता है। एक लिस्ट बनती है गेस्ट की, और इनपुट ऐसा नहीं को लेता नहीं है, मैं देता ही नहीं हूँ इस बारे में। एक गेस्ट की लिस्ट बनती है, 100-200 उसमें नाम होते हैं, वो थ्रू एक प्रोसेस गुजरती है बहुत सारे लोगों के सामने से। कंसेंसस जिन पे होते हैं उनको बुला लिया जाता है। अब हो सकता है डकी पे ना कंसेंसस हुए हों, सिर्फ मेरा हो भी गया हो तो 8 और लोगों के नाम हुए हों, इसलिए ना आए हों वो। अगर डिसीजन आपके हाथ में हो तो बुला लेंगे? बुला लूंगा मैं। सही हो गया। और ये वैसे एक और भी क्वेश्चन है कि गेस्ट एक वक्त के बाद खत्म नहीं हो जाएंगे, उसके बाद हो चुके हैं खत्म ऑलरेडी, रिपीट हो रहे हैं। तो फिर आपकी कोई स्ट्रेटजी होगी उस बारे में भी? हाँ, हम लोग गेस्टलेस शो पे काम कर रहे हैं, गेस्टलेस शो पे काम कर रहे हैं। जी ऋषभ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बहुत अच्छे जोक्स क्रैक करते हैं अपने शो में, तो वो कुछ स्क्रिप्टेड होते हैं या इट कम्स आउट नेचुरली? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शो में कंटेंट टीम है, 3 लोग हैं यहाँ पे, कोई मौजूद भी नहीं है, खैर नीचे हैं वो 3 लोग मौजूद हैं। अब आप जितने ही हैं, आपकी उम्र के हैं सारे तीनों, और वो स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, कराची में करते थे, और मैंने उनको देखा, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा कि ये मुझसे अच्छे ना हो जाएं तो मैं उनको यहाँ ले आया। तो अभी भी करते हैं। कल भी हमारे लिए ओपन हमारी टीम के लड़के ने किया, अली ने। उनका काम है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी भी समझते हैं, वो एक कमेडियन को भी समझते हैं। तो वो शो में स्क्रिप्ट कुछ नहीं होती, ये नहीं होता कि मुझे उन्होंने कागज़ दिया है कि ताबिश भाई ये होगा तो आप ये करेंगे, वो होगा तो आप फलां चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पहुँचता हूँ तो बताते हैं गेस्ट ये आ रहे हैं, उनकी ब्रीफ देते हैं कि कान में बताते हैं, कपड़े चेंज करते हुए फलाएं ये है वो है, इस तरह करेंगे,
इनके साथ एक वाकया ये हुआ, इनके वाकये क्यूज लिखे होते हैं। मैं जाता हूँ उनसे, मतलब मैं उनके स्टार्ट पहला क्वेश्चन जो लिखा होता है कि इनकी ज़िंदगी में ये हुआ था, तो मैं उनसे अपने स्टाइल में वो सवाल पूछ लेता हूँ। फिर वो जब उसमें से कुछ बताते हैं तो उसमें से मुझे कुछ ख्याल आ जाता है कि यार ये बात में से तो ये बात है, उससे वो बात निकल आती है, फिर फलां बात निकल आती है, फिर उसमें से कोई फ़नी बात, कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरली आपको अकर होती हैं। फॉर एग्जांपल जो पेंटर होते हैं वो नेचुरली उनको सही सीधी, अब मैं जैसे नहीं हूँ आर्टिस्ट, तो मुझसे सीधी लकीर भी नहीं बन पाती अच्छी, मतलब मैं स्केल से बनाता हूँ तो लगता है बुरी बनी है, तो वो कुछ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीधे हाथ से यूं लकीर खींचते हैं, ऐसा लगता है परफेक्ट लकीर है। तो नेचुरली आता है ह्यूमर हमें, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है पढ़ के करके, लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल वो है, तो वो उसमें से नेचुरली कोई फनी बात निकल आती है। स्क्रिप्ट बाकायदा कुछ नहीं होती, अक्सर जैसे वो नज़रबंद में तस्वीरें लगती हैं या कोई सेगमेंट में कोई, वो भी मुझे नहीं पता होती, वो उसी वक्त मेरे लिए भी इतना ही सरप्राइजिंग होता है। वही इस शो की ब्यूटी भी है। अगर वो स्क्रिप्टेड होगा वो बहुत पुअर लगेगा। ह्यूमर के थ्रू ओपिनियन मेकिंग भी बहुत सारी हो रही होती है, राय सादी। इस तरह एक ज़माने में हमने देखा कि पठानों के बारे में मखसूस जोक्स बन रहे हैं, फुफ्फों के बारे में हमारे हालांकि एक रोशिश्ता है लेकिन बहुत सारे जोक्स बने हुए होते हैं। तो इस बारे में भी हमारी इंडस्ट्री या कल्चर इवॉल्व कर रहा है या फिर इस तरह ही चलता रहेगा सिस्टम, और या इसके बारे में कुछ सेंसिटिविटी आ रही है सोसाइटी में? देखिए, ह्यूमर की कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी आर्ट की कोई लिमिट नहीं होती दुनिया में। अगर ये कहा जाता है ना कि यार ह्यूमर की कोई हद है, ह्यूमर की कोई हद नहीं होती, आर्टिस्ट की हद होती है। अगर मैं बोलूं पेंटिंग की क्या हद है, तो पेंटिंग की कोई हद नहीं, कुछ भी बना लो। पेंटर की हद होती है कि यार मैं फलां चीज नहीं बनाता, ठीक है, तो ये एक तो कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। किसी आर्ट की कोई हद नहीं होती। एक आर्ट एग्जिस्ट करता है, उसको आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर रहा होता है, कोई फलां जगह तक एक्सप्लोर कर पाता है, कोई फलां जगह तक एक्सप्लोर कर पाता है। तो जो ह्यूमर है ना भाई, इससे ओपिनियन में, अच्छा ये स्टीरियोटाइप्स मार्केट में दुनिया भर में होते हैं स्टीरियोटाइप्स। आप चले जाएंगे तो गोरे जू जोक्स करते हैं, यानी यहूदियों के ऊपर जोक्स करते हैं, उनकी वो कंजूसी के ऊपर, ये फला, ये दुनिया भर में होता है। काले जो हैं वो गोरों पे जोक्स करते हैं, गोरे कालों पे जोक्स अब अमेरिका में जितनी स्टैंड अप कॉमेडी होती है जो कि अलमबरदार समझे जाते हैं ह्यूमन राइट्स के, वो माजूरों पर भी जोक कर रहे होते हैं, सामने बैठे होते हैं। ये पब्लिश किया हुआ यूट्यूब पे चल रहा है, वहां पे हंस रहे हैं लोग, हजारों लोग, और बर्दाश्त भी कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, माजूर हंस रहा है वो, ठीक है। अब कोई कहे इसको सही गलत, मैं नहीं कहता, मैं आर्टिस्ट हूं भाई, मेरा काम इसके बारे में ओपिनियन देना नहीं है कि ये ठीक है या गलत। हंसना जरूरी है, अगर माजूर नहीं हंसा तो फिर ना। बेशक वो तो भाई आपको रीड द रूम तो एक बेसिक काम है इसका। अब फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट जा रहा है जो कि वो बनाता है, ह्यूमन स्क्रिप्चर्स बनाता है, और वो किसी रिलीजियस ओकेजन पे जा रहा है, तो वहां अपने आर्ट को थोड़ा सा मोल्ड करेगा ना, वहां पे नहीं बनाएगा भाई, वो थोड़ी रिस्पेक्ट करेगा जगह की। इसी तरह से जो है वो इस पे भी जाता है। मगर बहरहाल हर आर्टिस्ट की अपनी हद, मेरी जैसे हद है, मैं काले गोरे पठान मेमन ये जोक्स करता ही नहीं हूँ। छोटा मोटा ये मेरे दिमाग में भी नहीं आते, और ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं किसी भी कमेडियन के लिए। मतलब बेसिक जोक है ये कि भाई फला मोटा है तो इस पर काला है, तो फला ये है तो फला, ये बेसिक जोक्स हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो मैं जब आप व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन लेवल ऑफ रिकग्निशन, यू ट्राई एंड क्रैक डिफरेंट डिफिकल्ट प्रेमिसेस, तो वो आपका फिर आर्ट बड़ा करता है। ऐसे जैसा कि आर्ट की कोई हद नहीं होती, तो आजकल आपकी टाइम में एक म्यूजिक आया होगा धुरंधर का, बहुत सारा बहुत चल रहा है, और आपका ताल्लुक भी कराची से है, और वो लियारी के बारे में जो उन्होंने रहमान डके तो बहुत सारी चीजें, वो देखने का मौका मिला उसमें? नहीं, मैंने क्लिप्स देखे बस, वो जो दिखा रहे हैं लोग वही है, वो तो टिपिकल इंडियन प्रोपेगेंडा। लियारी को जो उन्होंने दिखाया, तो लियारी में अगर कोई इंडियन रह रहा होता ना, बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उसके बावजूद लियारी के रहने वाले लोग जो हैं, उन्होंने बहुत ट्रॉमा देखा हुआ है। लियारी ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं था ये सब कुछ, जितना जैसे दिखाया वैसे नहीं था, और भी खतरनाक था। लेकिन उसके बावजूद लियारी सच अ थ्राइविंग एरिया ऑफ कराची। फुटबॉल इतना रंग बिरंगा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक बार लियारी के करीबी एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, कौसर बाकड़ा। अच्छा, कौसर बाकड़ा, बाकड़ा 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 कहते हैं, मेमनी का लफ्ज़ है, गालबन तख्त को कहते हैं, ठीक है, तख्त, हाँ, चारपाई तख्त ऐसे कुछ। तो वो गलत हो तो भाई मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो। तो वहाँ पर मैं, बड़ा मशहूर है, लच्छा चिकन खाने जाता हूँ जब भी कराची जाता हूँ। वो 2-3 बजे तक खुलता है रात में, बचपन से जा रहा हूँ, वो मुझे पहचानते हैं। तो मैं जाके वहाँ खाना वाना खा के नीचे उतरा तो देखा बाहर बहुत लड़के बच्चे खड़े हुए हैं मोटरसाइकिलों पे। अब कराची में ये मंजर, लाहौर में हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे फैन आए होंगे,
कराची में बिल्कुल अलग लगता है ये। वहाँ क्या लगता है? मुझे लगा भाई क्या हो गया, मैंने कुछ कर दिया है। तो वो जैसे भी नीचे उतरा ना, वो लड़के अंदर हम बिल देंगे, हम बिल देंगे, हम बिल देंगे। अब वो उसी इलाके के थे, वहाँ लियारी से भी आए थे, तो वो कौसर बागड़ा वाला भी अकड़ गया, कहने लगा कौन देगा, मैं देखता हूँ बिल। भाई कौन सी अकड़ने की बात है यार। कहने लगा नहीं, वो हमारे पुराने कस्टमर है, वो खुद देंगे बिल। तो वो मेरी तरफ से समझ रहे थे कि मुझे डिफेंड कर रहे हैं बाय अलाउइंग मी टू पे, जबकि सब पैसे देने आए हुए थे। तो वो बहुत अच्छा फुटबॉल, पाकिस्तान में सबसे अच्छी फुटबॉल लियारी में खेली जाती है। रैपर्स की एक दुनिया है वहाँ पे, बॉक्सर्स सबसे अच्छे लियारी में है, चेस बड़ी अच्छी खेली जा रही है। ऐसे लोग रहते हैं जिनको देखकर आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, यार हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमें ये सब कुछ नहीं आता, उन्हें आता है। तो लेकिन रहमान डगेर भी तो वही गया ना शायद, वो जिस पे बनाई है सारी। जौहरी असलम भी मेरा ख्याल बेहतर थे संजय दत्त से। वो जो आपने शायद अभी देखी नहीं वो भी। हाँ मैंने देखी नहीं, मैंने नहीं देखी। ऐसे प्रोपेगेंडा पे उनके म्यूजिक को, जो अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज है एंजॉय करें। वो देखा आपने फिल्म, एक्टिंग चलने वलने का स्टाइल, बस उसको उसी हद तक रखें, उसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सही है, हम कहाँ जनाब बनाब सुरमा लगा के, ऐसा कौन करता है? वो किसी और मुल्क की बात है, उन्होंने सोचा हुआ है कुछ। जैसे आप नॉर्थ कोरिया जाएं, एक मुल्क, मत जाएं। नॉर्थ कोरिया एक मुल्क है, सही है, आप दुनिया का सबसे आइसोलेटेड मुल्क है। 2-3 ऐसे मुल्क हैं, तुर्कमेनिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है। यहाँ पे आप जाएं तो इनको लगता है अमेरिकन भूख से मर रहे हैं, इनको लगता है वो फाके करते हैं, गधा गाड़ी पे चलते हैं। वाकई में नॉर्थ कोरिया में ऐसा लगता है उनको, क्योंकि उनका मीडिया इस तरह से दिखाता है उनको कि भाई ये तो कराची। इंडियंस को भी लगता है कि हम जो हैं वो खंदकों में रहते हैं और हर वक्त ही फायरिंग, झंडियां लगाए घूम रहे होते हैं, सुरमे लगे हुए हैं, हर वक्त नमाज का वक्त हो जाता है हमारी। तो वो इस तरह उनको ये लगता है कि हम यही कर रहे हैं। अब यहाँ के देख जाएंगे तो बिल्कुल उनको मौत पड़ जाएगी कि हम तो प्यारे दिखते हैं। हो गया अब्दुल्ला आपका? जी सर आपने अभी जैसे बात की कि गेस्ट जो हैं वो अनकरीब खत्म हो रहे हैं। सर आपने ये भी बताया था कि रिसेंटली आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो आपने मेयर कराची का इंटरव्यू। जी। सर उसके अंदर आपने यानी कि उन्हें काफी क्वेश्चंस किए थे उनकी अथॉरिटी को लेकर, और सर इसमें बैकलैश नहीं आता काइंड ऑफ, जिस तरह से अथॉरिटी की तरफ से और ओवरऑल एक आपको यानी कि बैकलैश गेस्ट की तरफ से? इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें कि बहुत से भी करते हैं कि हेट को किस तरह डील, कुछ कमेंट्स बहुत हर्ट कर जाते हैं, मेल्स आती हैं और बहुत सारे इसी वक्त करते हैं, बड़े हो जाते हैं फिर नहीं करते। तो अच्छा, बैकलैश गेस्ट की तरफ से आपको बैकलैश? गेस्ट की तरफ से कुछ नहीं आया भाई, उनका तो मेरे पास मैसेज अभी पढ़ के सुना दूं, बहुत प्यारा मैसेज आया, हार्ट रिएक्ट्स आए। ठीक है, उस वक्त वो मीम्स बनना स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उन्होंने जल्दी से मैसेज कर दिया था। हार्ट रिएक्ट करेंगे ना कि दोबारा ऐसा ना कर दें कहीं। नहीं, अच्छे पढ़े लिखे मेरी उम्र के हैं, ठीक है, तो वो मेरी उम्र के हैं, और तो मैं अपनी उम्र के हम असर लोगों की पर्सनालिटी टाइप्स को जानता हूँ, वो भी जानते होंगे। तो वो जिस पर्सनालिटी टाइप के बड़े पॉजिटिव इंसान है, अच्छे आदमी है, काम बहुत मुश्किल है उनके पास, ठीक है। और कराची बहुत अरसे से खराब पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया जाए कराची कल, और आप मुझसे 1 साल बाद सवाल पूछें, ये देखें वो देखें, तो मेरे पास भी कुछ नहीं होगा बताने को, मैं अनशन बात कर दूंगा आपसे। उनसे भी यह तब, वो तो तब भी कुछ जवाब दे रहे थे। तो बैकलैश ज़रूर आया। होता यही है कि जिस पार्टी के खिलाफ, तो मैं एक चीज़ कल भी मैंने शो में बताई कि जो कॉमेडियन लफ्ज़ है ना, लोग हमारे शोज़ पे भी आते हैं, हमें देखना भी चाहते होते हैं, हमें पसंद भी बहुत कर रहे होते हैं, मगर कॉमेडियन इस सोसाइटी में एक निचला दर्जे का काम समझा जाता है। जैसे हम कोई अच्छी बात करते हैं किसी के बारे में, तो वो लिखते हैं मारूफ, जियो के मारूफ एंकर ताबिश हाशमी ने फलां चीज़ कही, ठीक। अगर हम उसी पार्टी की थोड़ी बजा दें तो कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन ताबिश हाशमी ने ये कह दिया। उनकी टोन ये होती है कि हमने कोई ख़राब बात कर दी। हमने खबरें पढ़ी एक बार जियो के ऊपर, हमारी ख्वाहिश थी 14 अगस्त को मैं कराची में था, मैंने कहा यार मुझे खबरें पढ़ने का शौक। हाँ, इस साल आप यूट्यूब पे पढ़िए 14 अगस्त की खबरें। उनका हाँ बहुत अच्छा आइडिया, आप खबरें पढ़ें, टीजर भी बनाया है खबरें। अब उन्होंने 3 दिन पहले डेट फिक्स हो गई, 14 तारीख को 5 बजे खबरें पढ़ी जाएंगी। 14 तारीख आई, 5 बजे की खबरें हमने पढ़ी। उसमें मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड्स मिलने थे, ज़्यादातर जंग हुई थी तो फौजियों को मिलने थे। हमारे हिस्से में वो खबर आई, हमने ठकाठक अपनी अच्छी उर्दू में तलफ़ुज़ के साथ वो काफ काफ गाफ सब सही करके तकरीर वो खबरें पढ़ दी। तो खबरें वो वहाँ तालियां बजी, भाई क्या खबर पढ़ दी आपने। तो लोगों ने क्या फ्रेम किया कि जियो ने कॉमेडियन से ये खबरें पढ़वा कर इन अवार्ड्स की बेइज्जती करा दी, टॉन्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो जियो को भी हर्ट नहीं हुआ कुछ, मगर मुझे बड़ा हर्ट हुआ यार कि मैं क्या अछूत आदमी हूँ, कि मैं कॉमेडियन हूँ, कि मैं खबर पढ़ूंगा तो वो नीची हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ न्यूज़ पे ध्यान दीजिए, पढ़ी सही है, सही से ज़ेरो बम थे, अल्फाज सही पढ़े, इस पर ध्यान दीजिए। मगर उनका नहीं कॉमेडियन से पढ़ा है तो जलीली कर दिया है।
तो ये एक तो ये फ्रेमिंग है, दूसरी ये कि कितना दुख हुआ होगा एक बंदे को कि यार कि मेरा काम, एक कमेडियन काम इतना मुश्किल काम है कि कोई ये बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं आपको हंसाऊंगा। ठीक है, मेक और ब्रेक है। हर बार कोई सिंगर अगर ये जान जाए कि मुझे गाना गाना आता है, वो हर बार जाके गाना गा सकता है, गला खराब ना हो, उसको ये रिस्क थोड़ी होता है कि यार आज मैं शायद गंदा गाना गाऊंगा। वो तो सिंगर है। कॉमेडियन के पास तो हर बार ये रिस्क होता है, यार आज ये ऐसी ऑडियंस आएगी, हंसेगी नहीं, आज वो लोग होंगे तो मैं आज दुखी हूं तो मैं शायद ये टाइमिंग ना कर पाऊं, या ये मेरा कंटेंट चले ही ना। इतना बड़ा रिस्क, उसके बावजूद वो सैकड़ों लोगों को जमा करता है, टिकट बेचता है कि मैं आओगे तो हंसाऊंगा। तो इतना बड़ा रिस्क लेके जाते होते हैं। उसके बावजूद आपको मैंने बताया कि मेरी पढ़ने की वजह से वो खबर नीची कर दी उन्होंने। ऐसे ही। तो अभी आपके शो में बिलाल कुरैशी एक बार आए थे और उनसे बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी पाकिस्तान से बाहर जाने के बारे में और नहीं जाने के बारे में। दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है। यहाँ पे भी ये डिबेट रहती है कि डिग्री करते ही बहुत से लोग निकल जाएंगे। अजमल भाई से राब्ते में हूँ, वो फौरन बता देंगे। तो बहुत से लोग डिग्री करते ही निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी आपको इस मुल्क ने पढ़ाया लिखाया तो आप यहीं रहना प्रेफर करेंगे, इस मुल्क की खिदमत करना चाहेंगे। आप कुछ ऐसा बाहर भी रहे और वापस भी आए, तो ओवरऑल आप इसको कैसे समअप करेंगे? यार मैं एक बड़ा चीज सरप्राइज रहता हूँ कि पाकिस्तान बनाया गया था दर्द में रहने वाले लोगों की मदावे के लिए। जो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान बनाया गया था कि वो लोग जो वहां मुश्किलात में हैं वो उनके लिए सेफ प्लेस हो। मुल्क था उन लोगों को बचाने के लिए। जब से बनाए लोग मुल्क को बचाए जा रहे हैं। ठीक है कि यार मुल्क के लिए ये करना है, मुल्क के लिए वो करना है, मुल्क के लिए ये करना है, बिल्कुल करना है मुल्क के लिए। मुल्क के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, एक बेहतर शहरी बनना है बस। ये मुल्क किसी के ऑक्यूपेशन में नहीं है, ये मुल्क पे कोई किसी का कब्जा नहीं है। तो मुल्क में एक बार आप सारे ना बेहतर शहरी बन जाएंगे तो डराने वाले को भी डर लगेगा कि यार ये लोग अब बड़े जागे हुए लोग हैं। सोए हुए लोगों को ही तंग किया जाता है, जागे हुए लोगों को क्या ही कोई तंग करेगा। तो एक तो पहली बात ये है कि आप सबका राइट है, हम सबका राइट है, इंसान है हम सबसे पहले, हम सबका राइट है एक बेहतर जिंदगी। If it is not here, then somewhere else. Everybody should be. और ये मुल्क आपकी जंजीर नहीं होना चाहिए, ये आपका लगेज नहीं होना चाहिए कि यार मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर आप अमेरिकन होते तो आपको शायद बाहर जाने की ख्वाहिश ही पैदा नहीं होती। ये ख्वाहिश ही इसलिए पैदा हो रही है आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ कमियां हैं। ठीक है, तो आप कमियां हैं और वो कमियां कुछ ऐसी हैं कि जिनको आप एज एन इंडिविजुअल नहीं हल कर पा रहे। तो आपके लिए अच्छी बात है, आप करियर मूव करना चाहते हैं, कीजिए, दुनिया भर में जाइए, ऐसा पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कीजिए, वहां से रेवेन्यू भेजिए। ये भी वैल्यू एडिशन है मुल्क में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। नहीं मिल रहा क्या करें बताइए। एक इंजीनियर की तनख्वाह 15, 16, 25, 30 हज़ार है। एक इंजीनियर जब किसी फैक्ट्री में लगता है सुपरवाइजरी रोल पे तो उसकी और वर्कर की तनख्वाह में 2,000 का फर्क भी नहीं होता। अमेरिका चला जाता है तो टैक्सी भी चलाता है तो यहाँ 7-8 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहा होता है। वो कहते हैं ना यार अमेरिका जाके वो टैक्सी चला रहा है। अगर पाकिस्तान में 6 लाख रुपए मिलने लगे महीने के टैक्सी चलाने के तो आप में से सारे लोग, मैं समझ फौजान, टैक्सी चला रहे होंगे। सवारी नहीं मिलेगी क्योंकि सब टैक्सी चला रहे होंगे। फौजान, हाँ, पाकिस्तान अब वापस फिर किस चीज़ से मोटिवेट हो गया है? मैं जो चीज़ें पाकिस्तान में आपको सुकून से रहने के काबिल करती हैं वो मिल गई आपको? वो मिल गई, पैसा और थोड़ी सी पावर। क्योंकि मैं मीडिया पे आता हूँ, लोग जानते पहचानते हैं, काम हो जाते हैं। वरना खज्जल ख्वारी थी भाई। शो अगर बंद हो जाए वापस चले जाएंगे? हाँ। अच्छा। हाँ, नहीं, यहाँ पे आपकी शोहरत भी है, लोग प्यार भी करते हैं आपसे, में रहना नहीं तो चाहिए? मैं कोई नफरत थोड़ी करूंगा, मैं कनाडा जाके गालियां थोड़ी दूंगा, मैं आ गया मैं तो यार प्यार ही करूंगा। अच्छा, इसमें कोई अर्ज नहीं है। हाँ। सही हो गया। हाँ। क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा, मैंने भेजा है। आपका नाम लेना था, नहीं लेना था? कोई बात नहीं, इनको मैं बाद में कभी इलेक्शन लड़ेंगे आप पाकिस्तान से? मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं इनेबल करना चाहता हूँ लोगों को। पॉलिटिकल पार्टी जरूर ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूँ। अब मैं आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर और ये वो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर में इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग करता हूँ। बट आई कैन इनेबल पीपल, आई कैन आइडेंटिफाई कि हाँ यार इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये इकोनॉमिक्स में अच्छी बात कर सकता है, यार ये ओवरऑल लीडर बहुत अच्छा है। इन लोगों को इनेबल करूंगा बाय यूजिंग माय फेम। ऐसे ही पॉलिटिक्स से आप बहुत सारी आपने बातें की, एमक्यूएम की स्टोरीज भी आपने सुनी। पिछले दिनों 804 के को कमेंट किया खैबर गवर्नमेंट के बारे में, वो भी वायरल हुआ। पता याद है आपको? किसी ने सवाल किया 804, आपने कहा जी उनकी हुकूमत है पिछले 4-5 साल से, वो भी वायरल हुआ। फिर उसके बाद आप और भी कमेंट्स करते रहते हैं। तो लेकिन पोलराइजेशन जो है वो उतनी बढ़ रही है, लोग लड़ते हैं, नफरत करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है नहीं कर पाते और नफरत ज्यादा करते हैं। तो ये कभी सोसाइटी से हमारी चीज खत्म हो पाएगी क्या? मैं कोशिश करूंगा ये खत्म हो। एक बार किसी पॉलिटिकल इंसान को, एक पॉलिटिकल मूवमेंट को आकर बजाय इसके कि आउटवर्ड्स देखे, इनवर्ड्स देखना शुरू करना होगा। ये बजाय इसके कि वो ये बताए कि बाकी सब कितने बुरे हैं। अब हो चुका ना, उनकी बुराई करके कुछ ठीक नहीं हो सकता। किसी की बुराई करके आप कुछ ठीक नहीं कर सकते। एक 0.0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जब आपको सब बुलाना पड़ेगा। कोई अगर इन्हीं डिफरेंसेस में पड़े रहेंगे तो ये कभी आपकी जान नहीं छोड़ेंगे।
तो और मैं उसके इंतजार में हूं कि जब पॉलिटिक्स उस हद तक पहुंच जाए। अभी हम सब इमेच्योर हैं, मेरी उम्र के लोगों को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए, और मुझे ये लगता है क्योंकि वी आर नॉट मैच्योर इनफ। सही, हमारी तबीयत में अभी वो एक्सूबरेंस होती है, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग होती है, यार ये कर दो बस, ये होता है अभी, और ये विद एज सेटल होता है, विद एज मैच्योरिटी आती है, विद एज आपको होराइजन के अबव देखने का वो मिलता है। तो एक तो राइट पॉइंट पे आना चाहिए व्हेन यू थिंक यू आर मैच्योर। कुछ लोग 50-70 साल की उम्र में मैच्योर नहीं हो पाते, कुछ लोग जल्दी भी हो जाते हैं, मगर एक 50-55 साल की उम्र एक राइट एज होती है टू लीड अ कंट्री, व्हेन यू हैव सीन थिंग्स, व्हेन यू हैव बीन थ्रू थिंग्स, तब आप जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। और एक विजन लेके जाना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाके ये नहीं कहना चाहिए कि यार अभी हम इनएक्सपीरियंस थे, अभी हमें पता नहीं था। ये इतना बड़ा स्टेक है, आप किसी मुल्क की हुक्मरानी लेने जा रहे हैं, इट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। तो आपको इतना प्रिपेयर जाना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि यार मैंने जाते ही पिछले अगले 100 दिन का मेरा क्या काम है, अगले 2 साल का क्या काम है, 5 साल में क्या बीज उगा के जाऊंगा। तो ये इट्स अ बिग थिंग यार, एंड आई रिस्पेक्ट के दिस एंटायर, अप्रिशिएट करता हूं मैं कि ये इतने बड़ा काम है कि इसके लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है बिफोर आई से कि मैं अब पॉलिटिक्स में आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हो गई सबके क्वेश्चन या कोई रह गया? जी अजान, आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट पे शोज करते हैं और क्रिकेट फॉलो करते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कैप्टन रिसेंट टाइम में कौन रहा है? रिसेंट टाइम में जो देखे आपने क्रिकेट जितनी देखी, मतलब दुनिया के कैप्टन्स, यानी पाकिस्तान। यार पिछले 5-7 साल में बियॉन्ड चैंपियंस ट्रॉफी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है हमारी। इन टर्म्स ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट कोई नहीं जीते हम लोग टेस्ट में रैंकिंग नीचे है, T20 में रैंकिंग नीचे है, वनडे में रैंकिंग नीचे है। तो अभी पिछले 5 साल में तो मुझे कोई ऐसी कैप्टनसी के हवाले से, प्लेयरशिप के हवाले से तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, कैप्टनसी के हवाले से कोई प्लेयर नजर नहीं आया अभी। सरफराज एक लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट जितवाया हुआ है, इसलिए मैं कहूंगा एक बेहतर कैप्टन थे। उससे पहले यूनुस खान थे, मिसबाह उल हक बेहतर कैप्टन थे, टेस्ट में हम नंबर 1 थे। कोई अचीवमेंट हो तो कप्तान की वो की जाएगी तारीफ, बगैर अचीवमेंट के किसी कप्तान की तारीफ की नहीं जाएगी। और आपको क्या लगता है कि किसी के अंदर जो करंट प्लेयर्स हैं, कि आपको नजर आता है कि लीडरशिप स्किल्स हैं उनके अंदर, कि वो कैप्टन बन सकते हैं अच्छे? यार ये असल में ना इनकी, हाँ अब मैं नहीं समझ पाता कि इनको एक सबको ग्रूम करना चाहिए। सबके अंदर को लीडरशिप स्किल्स होंगी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको ग्रूम करना चाहिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, शायद वो नहीं हो रहा। तो यू कैन नॉट ब्लेम द प्लेयर्स कि उनमें नहीं है, ये है। हाँ पूछ लेंगे, करें जल्दी करें, टाइम नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी आपने बात की कि एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी हम अच्छे शहरी बन सकते हैं बाहर से रेमिटेंस वगैरह भेज के। तो मैं बाहर में पैदा हूँ, ठीक है, अब्रॉड में, मेरे शनाख्ती कार्ड पे ओवरसीज लिखा हुआ है। तो जब मैं पाकिस्तान आया आज से 3 साल पहले पढ़ने यहाँ पर, तो मुझे ये फील हुआ कि हमें स्पेसिफिकली प्रोफाइल किया जाता है, जब हमें रोका जाता है, ठीक है। हम जबकि पैसे भेज रहे हैं बाहर से, हम यहाँ प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे डबल चार्ज किया जाता है। इस पे आपका क्या वो, जिसके बाद पैसे उसी से ले सकते हैं ना यार। तो तुम मतलब आप पाकिस्तानी नेशनल हैं? मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में बॉर्न हुआ, ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी पूरी वहीं बताई है। लेकिन जब से मैं इधर आया हूँ, मेरे साथ दोस्त होते हैं, वो पाकिस्तानी होते हैं, मेरे पे सऊदी अरब लिखा हुआ शनाख्ती कार्ड पे, तो मुझे साइड पे किया जाता है कि आओ नजर, आप तो पैसे दो। तो इसकी मुझे वजह नहीं समझ आती। उनको लगता है यार कि आपके पास आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, आप प्यारे भी लगते होगे उन्हें। हम भी कैनेडियन सिटीजन हैं, मगर हमसे कभी ऐसा कहा नहीं किसी ने कि कोने पे आओ। थोड़ा इसमें बेसिकली मैं, हो सकता है ऐसा है भी। शनाख्ती कार्ड पे सऊदी अरब कहाँ लिखा होता है यार? नाइकॉब है तुम्हारा? नाइकॉब है, स्मार्ट कार्ड, हाँ वही नाइकॉब, यानी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी में। तो वो हाँ, उस पर तो मेरे ख्याल से भेदभाव होता होगा, आई एम श्योर। एलियंस के मतलब आप ओवरसीज हैं तो उनको लगता होगा यार इनके पास कैश होगा तभी ये बाहर गए, आपसे उम्मीद जाग जाती होगी। तो मैं क्या इस पे मैं क्या ही कमेंट करूं, मेरे साथ नहीं हुआ है पर्सनली, तो मैं रिलेट नहीं कर सकता। हाँ, बेसिकली पूछने का मतलब ये है कि इसके बाद फिर अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद तो फिर मैं ये इमेजिन करूंगा मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे अगला दिन ही स्पेंड नहीं करना चाहिए। देखो तुम सऊदी अरब में क्यों आ गए? वहाँ क्योंकि पढ़ाई नहीं कर सकते थे आगे, हाँ, है ना? एक्सपेंसिव, तो तुम वहाँ पे भी नहीं रह सकते थे, पर भी नहीं रह सकते, यहाँ आके पढ़ाई कर ली, यहाँ कर ली। अब जो चीज जहाँ कर सकते हो वहाँ चले जाओ भाई। अब नौकरी सऊदी अरब में मिल रही, जाके करो। लेकिन अब जैसे कि एयरपोर्ट पे आपने देखा है कि ओवरसीज नहीं, लोगों को जाने नहीं दे रहे बाहर, हाँ ठीक है, हाँ। इस पे आपका क्या पॉइंट है? सवाल चेंज हो गया, बिल्कुल नया सवाल है, नया, 0 मीटर सवाल आगे है। मेरा कोई ख्याल नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा इस बारे में कि उनको क्यों रोका गया, आया भाई। जो आप चीज व्हाट्सएप पे खबर देखते हो ना, वो
90% अब पूरे पाकिस्तान में खबरें जो है ना सबके पास अंदर की होती है। और फौजान से पूछेंगे तो ये भी तो अंदर की खबर आपको बताएंगे, मुझसे भी पूछेंगे मैं भी अंदर की खबर जिसके पास है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर अंदर की खबर इतनी बाहर है तो अंदर कैसे, तो अंदर क्या है फिर? ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं यार कि इतने लाखों लोग रोके गए होंगे, आई एम श्योर रोके भी गए, मैंने वीडियोस भी देखी हैं, मगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों रोके गए, मैंने नहीं वो डिटेल में रिसर्च किया। अभी मैं अपना कोई जज्बाती बयान दे दूंगा तो वो सही नहीं रहेगा। वो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू चेंज इन दिस सोसाइटी। बिल्कुल सर, हर बारे में हर बंदा राय दे रहा है, ये भी जरूरी है। और ये बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान का सबसे, मैं भी वही बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मसला यही है कि सबको सबसे बड़ा मसला पता है। ठीक है, हर किसी को बोलेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है। आप इतने बड़े सबसे बड़ा मसला एक ही हो सकता है। देखिए आप अभी बिजनेस पढ़ रहे हैं, आप में से कोई बिजनेस पढ़ रहे हैं? मैं उसको बिजनेस पढ़ा, एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पढ़ाया जाता है भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलाया जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ना उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों की, और फिर उसमें से निकाले जाते हैं इनके अंदर बुराई के सिम्टम्स। वो सिम्टम्स सारे जमा किए जाते हैं तो वो आपको देते हैं 3-4 माइनर प्रॉब्लम्स कि इस कंपनी के अंदर माइनर प्रॉब्लम्स क्या है। उन माइनर प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम निकलती है, सिर्फ एक। ठीक, पाकिस्तान में सबको पता है क्योंकि वो बड़ा मसला सब मैं बता दूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, तो वो बड़ा मसला नहीं है। इसका मतलब है सबसे बड़ा मसला यही है कि सबको बड़ा मसला पता है, सबको लगता है मैं ठीक कर दूंगा पाकिस्तान। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम अ लीडर। जो हुकूमत में भी आता है उसको लगता है मैं वो वाला हूं जो ठीक करेगा। सही है, आप सबको भी लगने लगता है ये वो वाला है जो ठीक करेगा। सारों ने करना है, हम सब वो वाले जो ठीक करेंगे। आप एक बार रुक के तो देखो ट्रैफिक पे, ठीक, आप एक बार मतलब करके तो देखो ये सब कुछ, टैक्स वैक्स सब। कनाडा में रहना इतना आसान काम नहीं है। 18 साल के हो गए, आपको टैक्स फाइल करना है, सारों ने करना है, कोई डिस्काउंट नहीं करेंगे, सब ब्लॉक हो जाएगा 5 मिनट में। यहाँ चलान शुरू हुआ, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलान क्यों करना शुरू कर दिया? करें, ये गलत बात है यार। ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल कर देते हैं कि यार चलान बढ़ गए। भाई एक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, सवाल पूछिए, अकाउंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ फिर सवाल ही मत पूछिए। गवर्नमेंट अपना पूरा काम करे और फिर हमसे भी सवाल करे, बिल्कुल ठीक काम है ये, मगर खुद कुछ ना करे और हमसे सवाल करे, ये भी गलत काम है। बिल्कुल। गाइस लास्ट क्वेश्चन, एक आप कर ले, मैं करूंगा, वाइंड अप करेंगे। आप में से कोई डिसाइड कर ले, जल्दी कर लो मियां, कर लो तुम। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई है पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि करप्शन मुल्क के लिए नासूर है। हाँ, तो आपको भी ऐसे लगता है करप्शन मुल्क के लिए नासूर है? अच्छा, ये मुझसे तो सियासी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरा, मैं जस्ट इन केस आप लोग समझ नहीं पा रहे, मैं ताबिश हाशमी हूँ, शाहजेब खान ज़्यादा नहीं हूँ मैं। तू कर ले यार, इस पे करप्शन का क्या? करप्शन नासूर है, नासूर होने पे एतराज है तुम्हें करप्शन? वो एक सार्कास्टिक हो रहे थे। अच्छा, तंज करना चाह रहे थे, लेकिन भाई मेरा काम नहीं इन सवालों में। जी बहुत जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे पूछना था, सोशल मीडिया है आजकल, तो आपने अपनी जर्नी थोड़ी बहुत शेयर की हमारे साथ कि 18 ईयर्स का एजुकेशन एक्सपीरियंस, जॉब भी आपने की, आपने अपनी फैमिली सिक्योर की, उसके बाद अपने एक सेफ स्विच किया मीडिया, तो माशाल्लाह से ओवरऑल आई थिंक आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया। जी। सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी आई थिंक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करता है यूथ के अंदर कि जैसे 23 या 24 की एज के अंदर अपना घर बना लो, गाड़ी वगैरह सब कुछ, लाइफ एक रेस है बेसिकली। तो क्या अपने पूरी जर्नी में कहीं पे आप इस चीज़ में लाइक आप इस चीज़ के विक्टिम थे कि आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, अचीव करना है, और आप इनफ नहीं है शायद कहीं ना कहीं, या आप शॉर्ट फॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्रेस में? आपको कभी ये चीज़? नहीं यार, मुझे हमेशा ये चीज़ का बड़ा शुक्र रहा है कि मैं बहुत जल्दी, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मेरी अपने दोस्तों में सबसे बड़ी नौकरी लगी थी। उसके बाद विद इन माई सर्कल आई वॉज डूइंग प्रीटी वेल एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स। तो मुझे अक्सर उल्टा लगता है कि यार मैंने बड़ा कम किया और मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया। और अभी भी मैं जब ये स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सारों को कि एनीथिंग दैट आई अचीव एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मुझे उसमें वो वाली फीलिंग का एहसास नहीं होता जो मैं सप्लाई चेन करता था और वहाँ पे कुछ अचीव करता था ना। तो मुझे लगता था यार ये मेरी एक्वायर्ड स्किल है जिस पे मैंने कोई अचीव किया है। ये जो मैं करता हूँ कॉमेडी मेरी गिवन स्किल है, इसमें मैंने कभी कोई रियाजत, मेहनत, मराकबत कुछ भी नहीं की हुई। ये लम्हा देता है और वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ उस स्किल को, और कोशिश करता हूँ जो स्किल दी है उसके साथ इंसाफ किया जाए, अल्लाह की दी हुई चीज़ को मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए। तो वो ये गिवन है, इसके अंदर मैं कोई गुरूर करूं या क्या करता हूं, मैं कमाल कर देता हूं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता ये होता कैसे। ना मैं किसी को पढ़ा सकता हूं ये काम, ना मैं किसी को समझा सकता हूं कि मैं कॉमेडी किस तरह की जाए, ना मैं समझाता हूं। ये मेरे तीनों दोस्त हैं, ये मुझे समझाते रहते हैं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं होकर मुझसे कहता ना ताबिश भाई हमें आके स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर लेक्चर दे दे, मुझे कक समझ नहीं आती, मैं इनको क्या बताऊँ, क्या लेक्चर दूँ। तो वो एक तो चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा मिल गया,
मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग होते हैं ना, शोहरत थोप दी जाती है, तो आई एम वन ऑफ देम, थोप दी, बस ये वो है, क्यों है मुझे नहीं पता, एक्सपेंसी की वजह से जो है वो मे बी। तभी आजकल बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग समझते हैं कि आप हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसको सोच के आप बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत सारे सैड हो जाते हैं, कोई फियर आपके अंदर, जैसे वो कहते हैं जॉन साहब कि क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, बहुत से लोग डेथ से फियर कर रहे होते हैं, आपका ऐसा कोई है कि जिसको चीज़ को आप सोच के, सब कुछ होते हुए भी जिसको सोच के आप सैड हो जाते हो? हाय नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं। सैड होने के लिए कौन सोचता है कुछ? सोचने का मौका ही नहीं मिला। आदमी तो सोचता खुश होने के लिए कुछ। मैं बचपन से, ये जरूर है कि बचपन में ना गाड़ी में चला रहे हैं या बाथरूम में बैठे हैं तो आदमी कुछ ना कुछ अपना एक पर्सनल जोन में होता है ना, वो जो आप करते हैं आप बहुत लोगों से शेयर नहीं करते। जो आप गाड़ी चलाते हुए सोचते हैं, सोने से पहले सोचते हैं, नहाते में सोचते हैं, यू डू नॉट शेयर दोस थिंग्स, क्योंकि आपको लगता है कि और कोई नहीं करता होगा, हमें बेवकूफ समझेंगे, बाकी सब वही करते हैं। ठीक है, तो मैं बचपन से, मेरी खास बात थी, और ये मैं अपने दोस्तों को अब बताता हूँ कि यार देखो मैं बचपन में ये काम करता था। जब मैं अकेला होता था ना, छोटी उम्र से, मैं किसी ना किसी से खिताब कर रहा होता था। अच्छा, कौन सी किताब? मैं कौन से भी खिताब कर चुका हूँ। 5-6 साल की उम्र में, मैं याद है हमारे एक कजन है, डॉक्टर बन रहे थे, वो छत पे पढ़ते थे, हम अपने पप्पो के घर रह रहे थे, हमारी अम्मी बाहर इंडिया गई हुई थी अपनी अम्मी के पास, तो अब्बा हम सब पप्पो के घर रह रहे थे, तो रात में वो कजन पढ़ते थे, उनकी छत पे एक बाथ टब पुराना पड़ा हुआ था उल्टा, अच्छा। मैं उस पर खड़े होकर ना तकरीरें करता था। वो भी हंसते रहते थे, उस जमाने की जो सियासत थी वो। फिर मैं अक्सर ऑस्कर की अवार्ड विनिंग स्पीच करता रहा हूँ, वर्ल्ड कप जितवाता हूँ, उसके बाद तकरीर करता रहा हूँ, पाकिस्तान का वजीर आजम बन के तकरीरें करता हूँ, अभी भी करता हूँ। ये सब जो था ना, अब वो हुआ ये हर बार मैं बड़े ओकेजन पे बोलता रहा हूँ, तो वो शायद दिमाग में बैठा हुआ था कि यार मुझे बड़े ओकेजन पे ही बोलना है, तो अब मैं बड़े ओकेजन पे बोल लेता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी प्रैक्टिस है। तभी थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सीरियस साइड को एक्सप्लोर करके, अदर साइड देखी। थैंक यू सो मच अमित भाई। आखिर में नज़म सुन लें आज, उन्होंने जो डिबेटिंग वाली उसमें सुनाई थी। डिबेट नज़म कोई नहीं थी, वो तो स्टार्ट था। हाँ, वो क्या था, कोई याद है हल्का? चले, मैं आपको क्या सुनाऊं यार, होप सुनाता हूँ थोड़ी सी। भाई इस आप में से पब्लिक स्पीकिंग कोई करा है? हम इस तकरीरें जब करते थे, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, बड़ा बेहतर काम से स्टार्ट किया था मैंने ये काम। तो हम दुनिया पाकिस्तान भर में हम डिबेट्स भी करते थे, डेक्लेमेशंस भी करते थे। तो डेक्लेमेशंस होते हैं जिसके अंदर आप किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं, मगर उसको ज़रा रेट्रिक्स में सजा बनाकर एकदम गम की कैफियत बयान करते हैं। तो स्पीच का टॉपिक था आई क्राई फॉर दी हेवन टू इंटरफेयर, यानी कि एक बंदा है जिस पे इतना जुल्म हो गया है कि वो अब अल्लाह ताला से कह रहा है कि भाई खुदारा इंटरफेयर कीजिए। तो उसका स्टार्ट ये था कि अब अच्छी ना हुई तो बहुत बुरा लगेगा, इतना बड़ा क्लेम कर दिया। देखो, डेजर्ट ऑफ अरेबिया, टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस, एन इनोसेंट चाइल्ड टाइड टू द बैक ऑफ द कैमल, thousands of heartless people witnessing this game of death and pleasure. Race starts, the camel runs. The camel runs, the child cries. The child cries louder, the camel runs faster. The child cries even louder, the camel runs even faster. And finally, the Arab sheikh wins the race. The camel is still running, but this time the child remains silent. He is silent because he is nothing but a dead piece of flesh, and his static, lifeless eyes stare up and cry for the heaven to interfere. ऐसे स्पीच स्टार्ट होती है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।